नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन में मिनिमम बेसिक को तय करते समय कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए सुझाव भेजा गया है। जी हां दोस्तों, जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ था उस समय में इंटरनेट का जमाना ज्यादा नहीं था, उस समय में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा जोर नहीं था। लेकिन पिछले 10 सालों में जो बदलाव हुए हैं, उन बदलावों को मद्देनजर रखते हुए मिनिमम बेसिक तय करने के लिए जो है सुझाव दिया गया है, जो कहीं ना कहीं फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ावा देगा। इसके बारे में एक रिपोर्ट सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ कुछ दिनों पहले ही मैंने आप सबको पेंशन जंपिंग के बारे में एक जानकारी दी थी। जी हां, बहुत सारे पेंशनर्स के साथ पेंशन जंपिंग के केस हैं। अब पेंशन जंपिंग का ऐसा ही केस जब पेंशनर ने प्रोसेस किया तो उनके खाते में 15 दिसंबर 2025 को 2,37,414 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है दोस्तों। जी हां, ये पेंशन जंपिंग का केस क्या है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि सटीक जानकारी आप रखेंगे तभी आपको फायदा हो पाएगा। बकायदा आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सीएजी का ऑडिट हुआ है और ऑडिट हुआ है ईसीएचएस के ऊपर। जी हां दोस्तों, ईसीएचएस का ऑडिट रिपोर्ट सीएजी ने पार्लियामेंट में भी सबमिट कर दिया है, संसद में भी सबमिट कर दिया है। कुल मिलाकर के 11 सुझाव दिए गए हैं कि इन सुझावों को लागू करने की जरूरत है। चलिए इसके बारे में भी डिटेल्स में समझेंगे कि सुझाव क्या क्या दिए गए हैं, ईसीएचएस में किस तरीके की जो है सुधार की जरूरत है, जो रिकमेंडेशन किए गए हैं वो भी आगे जानेंगे। आपको बकायदा जो रिपोर्ट है वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 3 विषयों को लेकर। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों, अभी भी ऐसे व्यूअर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन लगातार वो वीडियोस देखते हैं। तो ऐसे में आप ऐसे ना हो, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नुकसान आपका ही होगा। आने वाले समय में कोई वीडियो आपसे मिस हो जाएगा और महत्वपूर्ण जानकारी से आप महरूम रहेंगे। आपको हो सकता है उस जानकारी से फायदा होना था और नुकसान हो जाएगा। इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और तभी वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी जरूर करें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा के रखें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सीएजी ने ईसीएचएस का ऑडिट किया और रिपोर्ट संसद में दाखिल कर दिया। बड़े बदलाव के लिए 11 रिकमेंडेशंस। जी हां दोस्तों, सीएजी ने ऑडिट किया है और सीधे सीधे जो प्रेस नोट जारी किया गया है सीएजी की तरफ से उसको देखते हैं। रिकमेंडेशंस क्या क्या है वो समझते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर और रिपोर्ट सामने आई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी द्वारा ईसीएचएस की सुविधाओं के ऊपर ऑडिट हुआ है दोस्तों, और इस ऑडिट रिपोर्ट में सीएजी ने किस तरीके के रिकमेंडेशन किए हैं वो सामने आए हैं। दोस्तों, 18 दिसंबर 2025 को ये ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी संसद में भी प्रस्तुत कर दिया गया है। जी हां, बड़ी बात है। और सीएजी की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है। सीएजी ऑडिट रिपोर्ट ऑन एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, यानी कि 18 दिसंबर 2025 को ये पार्लियामेंट में सबमिट हो चुका है। कई सारे विषयों को लेकर के ईसीएचएस के ऊपर सीएजी का ये ऑडिट हुआ है, जिस ऑडिट में कुल मिलाकर के 11 प्रस्ताव 11 रिकमेंडेशन सीएजी की तरफ से दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आगे देखिए, रिपोर्ट में कुछ अहम बातें, महत्वपूर्ण बातें यहां लिखी गई है। इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज है वो है उनके प्रस्ताव, यानी कि जो सीएजी ने क्या क्या रिकमेंडेशन रखे हैं, चलिए उसको समझेंगे। यहाँ पर आप कुल मिलाकर के 4 पैराग्राफ यहाँ देख रहे हैं। अगर सीएजी के रिपोर्ट के इन पैराग्राफ को आपको समझना है तो आप वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशंस है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस हैव बीन मेड टू मिनिस्ट्री फॉर ओवरऑल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ईसीएचएस, यानी कि ईसीएचएस में सुधार लाने के लिए कुल मिलाकर के 11 रिकमेंडेशंस सबमिट कर दिए गए हैं, सुझाए गए हैं मंत्रालय को। तो उनमें से क्या क्या रिकमेंडेशंस है आप यहां देख पा रहे हैं। मिनिस्ट्री में गेट द रिक्विजिट फंड्स एलोकेटेड अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर एज अ वन टाइम मेजर टू एलिमिनेट रिड्यूस कैरिड फॉरवर्ड लायबिलिटीज, यानी कि इकट्ठा ही फंड का जो है आवंटन किया जाए ताकि जो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, लायबिलिटीज को जो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है वो करने की नौबत ना आए।
अगला पॉइंट है दोस्तों, मिनिस्ट्री में एंगेज विद ऑल स्टेक होल्डर्स कंसर्न टू एंश्योर proper planning and utilization of allotted fund for creation of infrastructure at polyclinics, especially where land is already available। यानी कि सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत करके, परामर्श करके पॉलीक्लिनिक में जो सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ाने के बारे में यहाँ पर फैसला लेने की बात कही गई है। और खास करके जहां ऑलरेडी जमीन आवंटित है वहां पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया है। तीसरा पॉइंट है, मिनिस्ट्री में क्रिएट द रिक्विजिट पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मैनपावर इन अ टाइम बाउंड मैनर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एट CO, ECHS एंड रीजनल सेंटर्स। यानी कि जो टाइम बाउंड मैनर पर बिल्कुल फिक्स पेमेंट वाले जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उनको एम्प्लॉयमेंट करने को लेकर भी कदम उठाने के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन किया गया है। चौथा पॉइंट है, द मिनिस्ट्री में टेक इमीडिएट स्टेप टू हायर द मैन पावर अगेंस्ट द एडिशनल ऑथराइजेशन फॉर पॉलीक्लिनिक्स। यानी कि जो एक्स्ट्रा पॉलीक्लिनिक्स बनाए जा रहे हैं उसके लिए मिनिस्ट्री इमीडिएटली मैन पावर हायर करे, ऐसा रिकमेंडेशन यहाँ दिया गया है। पांचवा है, the remuneration for contractual staff including inter alia medical specialist may be reviewed। यानी कि जो स्टाफ है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, इंक्लूडिंग चाहे स्पेशलिस्ट भी क्यों ना हो, उनके लिए जो रिम्यूनरेशन, जो उनको पारिश्रमिक दिया जाता है, उसको समय समय पर रिव्यू किया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन है। अगला है, मिनिस्ट्री नीड टू रिव्यू द कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलीक्लिनिक्स as also to ensure optimum distribution of the additional manpower। यानी कि जो पॉलीक्लिनिक्स है उनका कैटेगराइजेशन करे, कहां ज्यादा मैन पावर चाहिए, कहां कम मैन पावर चाहिए, उस तरीके का कैटेगराइजेशन करे ताकि मैन पावर का सही इस्तेमाल हो सके। अगला पॉइंट है, द मिनिस्ट्री में टेक स्टेप टू एक्सपीडाइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 48 पॉलीक्लिनिक्स एंड एक्सेप्टेंस इन प्रिंसिपल फॉर द रिमेनिंग पॉलीक्लिनिक्स। यानी कि मिनिस्ट्री को जो 48 पॉलीक्लिनिक बनाने हैं या जो आगे के और भी पॉलीक्लिनिक्स के लिए जो AIP लेना है उसको लेकर के जल्दी कार्रवाई शुरू करने की भी हिदायत यहाँ दी गई है। द मिनिस्ट्री नीड्स टू प्रोएक्टिवली एम्पैनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस to cover cities having polyclinics but no empanel hospitals। यानी कि जहां पर empanel hospitals नहीं है, पॉलीक्लिनिक्स हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को जो है प्रोएक्टिवली वहां एम्पैनल करने के लिए भी ये हिदायत दी गई है, ये रिकमेंडेशन दिया गया है। अगला पॉइंट है, मिनिस्ट्री नीड्स टू रिव्यू द beyond economic repair downgradation status of the entire inventory of ECHS ambulances in consonance with the extent डिस्कार्ड पॉलिसी। यानी कि जितने भी अनसर्विसेबल या जो खराब कंडीशन के जो एम्बुलेंस वगैरह के इक्विपमेंट वगैरह हैं उनको भी बदलने को लेकर के यहाँ पर एक रिकमेंडेशन किया गया है। 10 नंबर में कहा गया है, मिनिस्ट्री में टेक टाइम बाउंड एक्शन टू इंप्लीमेंट द इनिशिएटिव ऑफ mandatory verification of at least 25% of emergency admission through geotagging and incorporating the same in the emergency admission policy। इसका मतलब होता है दोस्तों, मंत्रालय कम से कम 25% आपातकालीन प्रवेश के अनिवार्य सत्यापन के लिए जियो टैगिंग के माध्यम से पहल को लागू करने और इसे आपातकालीन प्रवेश नीति में शामिल करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई कर सकता है, ऐसा भी रिकमेंडेशन यहाँ किया गया है। अगला पॉइंट है, मिनिस्ट्री नीड टू एंश्योर दैट स्टेशन ECHS विजिलेंस टीम आर फंक्शनल एट ऑल स्टेशन हेडक्वार्टर्स अक्रॉस द कंट्री। यानी कि पूरे देश भर में ECHS के जो विजिलेंस टीम है उनको फंक्शनल रखने के लिए, उनको कारगर रखने के लिए भी रिकमेंडेशन किया गया। तो कहीं ना कहीं ECHS में सुधार को लेकर के ये CAG का रिपोर्ट है। चूंकि ये रिकमेंडेशन संसद में भी सबमिट हो चुके हैं, तो ऐसे में अब चांसेस हैं कि जल्दी से इन रिकमेंडेशंस के ऊपर काम होगा और सरकार ECHS को सुधारने के लिए इन रिकमेंडेशंस को लागू करेगी। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पेंशन जंपिंग के केस में जबरदस्त एक्शन, पेंशनर के खाते में आए 2,37,414 दिसंबर 15 को। चेक करें आपका भी पेंशन जंप तो नहीं हुआ है। दोस्तों, पेंशन जंपिंग के बारे में कुछ दिनों पहले ही मैंने वीडियो के जरिए बताया था। आखिर ये पेंशन जंपिंग है क्या? जिन पेंशनर को समझ में आया और अगर उनका भी पेंशन जंपिंग का केस है, उन्होंने कार्रवाई किया है, तो अब एक्शन शुरू हो गया है। जी हां, ऐसा ही एक पेंशन जंपिंग वाला केस में पेंशनर ने जब सैनिक पाठशाला की जानकारी को ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई किया, उनके खाते में 15 दिसंबर 2025 को 2,37,414 रुपए का एरियर क्रेडिट हो गया। दोस्तों,
ये पेंशन जंपिंग है क्या? ये सामने आप एक पीपीओ देखिए। अब इस पीपीओ में पेंशन जंप हुआ है। कैसे जंप हुआ है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप यहां पर पेंशन का अमाउंट देख पा रहे हैं, पुराना पेंशन उनका 20,107 रुपए है। ये नायक रैंक के पेंशनर का पेंशन है दोस्तों, ओआरओपी 2 का रेट का पेंशन है, लेकिन इनका पेंशन बढ़ा करके कितना बना दिया गया? 22,476, जबकि ये पेंशन हवलदार रैंक का है। जी हां, ओआरओपी 2 तक उनको नायक रैंक का पेंशन दिया गया, ओआरओपी 3 में उनका पेंशन को जंप करके अगले रैंक में यानी कि हवलदार रैंक में किया गया, जबकि ओआरओपी 3 का रेट में इनको नायक का पेंशन 21,488 मिलना था, लेकिन इनको 21,488 ना दे करके 22,476 किया गया, यानी कि पेंशन को जंप कराया गया, यानी कि उनको लागू था हवलदार का पेंशन। ओआरओपी 2 का रेट में हवलदार का पेंशन नहीं दिया गया, लेकिन अचानक से ओआरओपी 3 का रेट में पेंशन को जंप करा करके हवलदार में लाया गया है। इसका मतलब है पुराने समय में आपको जो हायर रैंक का पेंशन मिलना था वो नहीं दिया गया। लेटेस्ट अभी वाला पीपीओ में, अभी ओआरओपी 3 से हो या उसके बाद से हो, नया पीपीओ निकाल करके आपका पेंशन को उस रैंक में लाया गया जिस रैंक का आपको लागू था, यानी कि एक रैंक को जंप करा दिया गया। तो ऐसा अगर केस आपके साथ है तो आपको ग्रीवेंस डालना पड़ेगा। ये खास करके एसीपी और एमएसीपी के ही केस होते हैं, उनको पुराना एरियर ना दे करके नए समय से उनको सही रैंक का पेंशन दे दिया गया। तो इसको लेकर के जिन पेंशनर ने कार्रवाई किया था, जिनका अभी मैंने आपको पीपीओ दिखाया, उनका खाते में पैसे आ चुके हैं। ये देखिए 2,37,414 रुपए उनके खाते में क्रेडिट हो चुके हैं 15 दिसंबर 2025 को। पेंशनर ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको भी देख लीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं आंध्र प्रदेश का हूँ। मैं नाइक में 2006 में 31 दिसंबर में रिटायर हूँ। मैं यूट्यूब में सैनिक पाठशाला देखता था। सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद एमएसीपी के बारे में मेरे को जानकारी हुआ। बाद में मैं सैनिक पाठशाला सर से संपर्क किया, उनका व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुआ। उनका गाइडेंस वजह से मैंने कंप्लीट ईसीपी ग्राम में कंप्लीट किया। मुझे 20 दिन के अंदर 2,37,414 रुपए मिला। सैनिक पाठशाला को धन्यवाद देता हूं। तो आप सबने देखा दोस्तों, आपके साथ भी अगर पेंशन जंपिंग का केस हुआ है तो आप भी ग्रीवेंस डालें, आपको भी पैसा मिलेगा, क्योंकि गलत आपको जो है गलत रैंक का पैसा दिया गया। अभी बेशक रैंक सुधार दिया, लेकिन उस समय में आपको पुराना भी एरियर लागू है जो इन पेंशनर को मिल गया। अब अगली जानकारी दोस्तों 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई जानकारी। अब 8वें सीपीसी में न्यूनतम वेतन के लिए मांग में समय उपयोगी मांगे शामिल, इंटरनेट मोबाइल टेक्नोलॉजी का भी खर्चा मिले। जी हाँ दोस्तों अब चूंकि समय बदल चुका है, कई सारे खर्चे एडिशनल होने शुरू हो गए हैं। जैसे इंटरनेट का खर्चा हो गया, घर में वाईफाई लगा है उसका खर्चा हो गया, आपको नई जो तकनीक के हिसाब से नए सामान भी खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बदल रहा है, तकनीकें बदल रही हैं, तो आपको उसी हिसाब से चीजें खरीदनी पड़ती है। आपको मोबाइल नया खरीदना पड़ता है, आपको टीवी नया खरीदना पड़ता है। हर 2 साल 3 साल में चीजें चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल ट्रेंड बदल जाता है, जिस वजह से पुरानी चीजों को छोड़ना मजबूरी हो जाती है, नई चीजों को आपको अपनाना पड़ता है। तो ये जो बदलाव है, ये जो नई चीजों को अपनाने का जो प्रोसेस है, इसमें एक मोटा खर्चा लग जाता है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए 8वें पे कमीशन में मिनिमम बेसिक को तय किया जाए, ऐसी मांग प्रोजेक्ट की गई है, जो एक रिपोर्ट के हवाले से सामने आया है। चलिए रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों। 8वें पे कमीशन को लेकर के ये जो न्यूज रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मिनिमम बेसिक को लेकर के, यानी कि जो मिनिमम बेसिक है, जो मिनिमम पारिश्रमिक है, 8वें पे कमीशन में क्या होना चाहिए, किन बातों पर मद्देनजर रखते हुए सरकार को मिनिमम बेसिक तय करना चाहिए, उसका एनसीजेसीएम वाले जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको सामने रखा गया है इस रिपोर्ट के जरिए, जो महत्वपूर्ण है। आप देख पा रहे हैं 7th पे कमीशन वर्सेस 8th पे कमीशन, हाउ मिनिमम वेज डिटर्मिनेशन हायर फिटमेंट फैक्टर डिमांड्स आर एम्फेसाइज्ड। यानी कि अगर मिनिमम बेसिक को तय करते टाइम अगर कुछ बेसिक सुविधाओं को इंक्लूड कराया जाए तो कहीं ना कहीं ये फिटमेंट फैक्टर में भी असर डालेगा। इस तरीके के पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, और ये अहम पॉइंट्स है दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और इस पर मिनिमम जो बेसिक है उसको तय करते टाइम क्या क्या चीजों का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट में लिखा गया है कि क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। एक, वयस्क के लिए कैलोरी की आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं सरकारी राशन दुकानों और सरकारी उपभोक्ता दुकानों से वास्तविक खुदरा मूल्य, त्योहारों और सामाजिक दायित्वों के लिए
प्रावधान मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि जैसे डिजिटल और तकनीकी खर्चों को भी ध्यान में रखते हुए मिनिमम बेसिक को तय किया जाए। यह बहुत अहम पॉइंट है दोस्तों। अगला पॉइंट आप देखिए, यहां पर जो 7वें पे कमीशन से और 8वें पे कमीशन को कंपेयर करके जो पॉइंट दिया गया है, 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए किया है, जिसमें एक कर्मचारी, उसके जीवन साथी और 14 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चों वाले परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। यानी कि 7वें पे कमीशन में उतनी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के नहीं रिकमेंडेशन किया गया है, लेकिन अब करने की जरूरत है, ऐसा यहाँ बताया गया है। अगले पॉइंट में दोस्तों, ये भी बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ बताया गया है 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन में मोबाइल फोन, वाईफाई और इंटरनेट जैसे खर्चों को शामिल नहीं किया गया था। कर्मचारी पक्ष ने 8वें वेतन आयोग में मोबाइल फोन, इंटरनेट और अन्य रोजमर्रा की तकनीकी आवश्यकताओं जैसे डिजिटल और तकनीकी खर्चों को शामिल करने पर जोर दिया है। जी हाँ, ये बेहद अहम है दोस्तों, क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से तकनीक का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो उसी हिसाब से खर्चों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो इन बातों को भी मद्देनजर रखते हुए मिनिमम बेसिक को तय करने की बात यहाँ पर कही गई है दोस्तों। तो इसी तरीके से अगला पैराग्राफ में आप देखिए, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए हो गया था। कर्मचारी और यूनियनें 8वें वेतन आयोग में उच्च फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद कर रही हैं। इनकी मांग के अनुसार महंगाई, घरेलू खर्च, स्वास्थ्य सेवा और तकनीक आधारित जीवन शैली के कारण खर्चों में काफी वृद्धि हुई है। कर्मचारी और यूनियनें मानती हैं कि उच्च फिटमेंट फैक्टर इन खर्चों की भरपाई कर सकता है। जी हाँ, ये अहम मांग है, महत्वपूर्ण मांग है, जो आधुनिक तकनीक के हिसाब से जिन खर्चों में वृद्धि हुई है, कम से कम उन खर्चों को इंक्लूड करते हुए 8वें पे कमीशन में मिनिमम बेसिक तय किया जाए, ऐसी मांग यहाँ पर रखी गई है, जो आज के डेट के हिसाब से अहम और महत्वपूर्ण मांग हो जाती है दोस्तों। कहीं ना कहीं समय के हिसाब से जो नई नई चीजें जो इंक्लूड हो रही हैं, उनका भी खर्चा जो है कर्मचारी या पेंशनर्स को मिलना चाहिए। इस तरीके की ये मांग है, जो कि बिल्कुल स्वागत योग्य मांग है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाए कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।